ये न्याय योजना है। और आप देखें कि रामेश्वर के चेहरे पे किस तरह एक चमक आ गई। जी बिल्कुल। ये पैसा व्यर्थ नहीं जाता है। इस पैसे से किसान, गरीब, भूमिहीन श्रमिक सामान खरीदता है, उससे उद्योगपति नया माल बनाता है और बाजार में एक चक्र घूमता है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ा संकट जो है, जो सबसे बड़ी जो जिस बात का डर है, वो आर्थिक स्थिति का ही है। गरीब के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो खर्च नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि महंगाई तो एक बार हम झेल लेंगे, लेकिन कुछ पैसा तो जेब में आए हमारे। तो व्यापार चल नहीं रहा है, छोटा व्यापारी खत्म हो गया है, मझोला व्यापारी खत्म हो गया है। सिर्फ 2-3 उद्योगपति जो हैं वो पैसा बना रहे हैं। राहुल इसीलिए कहते हैं कि मैं कारपोरेट का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूं कि सारा काम 2 लोग ना करें, वो देश के 100 उद्योगपति करें। 100 बड़े उद्योगपति हों, हजारों मझोले उद्योगपति हों और लाखों और छोटे उद्योगपति हों। हर दुकानदार का काम चले, हर गरीब की जेब में पैसा जाए। तो आप देखिए, इसके अलावा हम एक छोटी सी बात मतलब इसी संदर्भ में और करना चाहेंगे कि इस बात को लेके देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि न कोई सुनता है, न कोई पढ़ता है, न कोई लिखता है। लेकिन जैसे आप इस बात पे चर्चा कर देते हैं तो हमें इस बड़ा आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है कि इसके ज़रिए बात कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। और आज जो इंडिया की मीटिंग जो होने वाली है कुछ ही दिनों बाद 31 तारीख को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो हम चाहते हैं कि उनमें ये सारी बातें चर्चा का विषय होना चाहिए कि देश के गरीब के पास कैसे पैसा पहुंचे। जो राहुल की न्याय योजना है उसके बारे में उन्हें एक घोषणा करना चाहिए कि अगर हम सरकार में आ गए 2024 में तो हम न्याय योजना को लागू कर देंगे। हर गरीब की जेब में 6,000 या उसको आप 7,000 भी कर सकते हैं, पैसा पहुंचेगा। जब दूसरे लोग ये करते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं होता। जब कांग्रेस कुछ करती है तो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। इस बात को बड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इसको कागज पे लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इससे देश को ये फायदा होगा, देश की आर्थिक स्थिति को ये फायदा होगा। और इसकी घोषणा जो है राजनीतिक रूप से मुंबई में जब ये मीटिंग हो तो कांग्रेस को और बाकी 26 विपक्षी दलों को करना चाहिए। जी, 26 विपक्षी दल, हो सकता है दल बढ़ भी जाए। बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। जी, क्या लगता है ऐसा? केजरीवाल निकल जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, अनम्यूट हूं मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल तो साथ नहीं रहेंगे इंडिया गठबंधन के, वो तो निकल जाएंगे। हो सकता है कि ये चुनाव, विधानसभा चुनाव होने के बाद और आम चुनाव की घोषणा दी है कि वो मुंबई जा रहे हैं। केजरीवाल ने घोषणा कर दी है मीनू जी कि वो मुंबई जा रहे हैं मीटिंग में। लेकिन ये तो जो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये सीसॉ वाली है राइड है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ये तय हो गया था पटना में कि भाई, बेंगलोर में कि भाई कोई भी जो भी जितने भी इसमें सहभागी हैं गठबंधन के, वो 2024 आम चुनाव तक अपने कोई भी नेशनल फुटप्रिंट छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि अपने वोटर बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। माने जो राहुल, ये जो केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में करके आए हैं कल परसों, तो वो बताता है कि वो उसके बावजूद वो उससे बाहर जा रहे हैं। जो अंडरस्टैंडिंग हुई है म्यूचुअल, उसके बाहर वो उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नेता भले ही मान जाए, नीचे का जो कार्यकर्ता या दूसरी लीडरशिप है वो शायद नहीं मानेगी। तो ये मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि केजरीवाल इसका हिस्सा अल्टीमेटली होंगे। वो किसी ना किसी बहाने से इससे निकलने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी। इसमें ये जरूर है कि केसीआर आम चुनाव घोषित होने के नजदीक जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो तब वो इस गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उनको खतरा है ईडी का। और वैसे तो अब जो यहाँ संजय कुमार मिश्रा वाली जो बात अभी आ रही है सीआईओ की, तो उससे तो खतरा और 4 गुना बढ़ गया है सभी नेताओं को। जो मैं आपके चैनल पे बार बार कहती भी आई हूं कि संजय मिश्रा को ऐसे नहीं जाने देंगे। या तो वो सीआईओ बनेंगे, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि वो उसके बाद मंत्री बना दिए जाएंगे।
केंद्र में, वित्त विभाग में, तो वो वहां से अपना काम करेंगे, उनकी सेवाएं तो ली जाती रहेंगी। इसमें वही बात आती है कि बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि संजय मिश्रा का इस्तेमाल और क्या हो सकता है, यही इस्तेमाल होगा जो अभी तक होता आया है उनका। और जो एक्सटेंशन देना और तरह तरह से रास्ते निकालना अफसरों को रोकने के, रिटेन करने के, वो मोदी जी बखूबी जानते हैं। उनके मंत्रिमंडल में कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, जयशंकर हैं, आपके हरदेव जोशी हैं, सॉरी हरदीप पुरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, और बहुत सारे मेघवाल हैं, बहुत सारे हैं कि जो एक्स ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। तो एक और सही उसमें लाइन बढ़ जाएगी। बस खतरा इसमें यह है कि जैसे अब मिश्रा जी का के लिए ये माना जा रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कि भाई एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी सरकार के भीतर, ताकि वो उस पर विराजमान रहे और वहां से अपने काम को अंजाम दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अपने लिए भी एक नई पोस्ट क्रिएट कर लें 2024 से पहले कि राष्ट्र के संरक्षक मोदी जी, या इस तरीके का पैटर्न, कुछ भी, मतलब इस तरह की पोस्ट अपने लिए क्रिएट कर ले और उस पर विराजमान हो जाए सदा सर्वदा के लिए। तो ये चीज भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। मतलब ये, इस बात से मैं डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का उनका दिमाग चलता है इन मामलों में, तो हो सकता है अपने लिए भी एक पोस्ट उन्होंने सोच रखी और वो 2024 से पहले क्रिएट हो जाए, और हम सब इस लायक भी ना रहे कि ये जो आप बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी संभावना वो खत्म कर देंगे, क्योंकि वो सत्ता छोड़ेंगे नहीं बहुत आसानी से। देखिए, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन क्योंकि वो इतने उदारमना नहीं है और अहंकार बहुत कूट कूट के भरा है, तो ऐसा व्यक्ति विपक्ष की बेंचेस पे बैठ के, जैसे कि वो विपक्ष को गरियाते हैं, किस तरीके से गांधी और गांधी खानदान को कोस रहे थे वो, और खरी खोटी और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, तो मोदी जी तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। आप कल्पना करिए, मोदी जी विपक्ष में बैठे हैं नेता के तौर पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। तो वो अपने लिए इसका रास्ता यही निकालेंगे, अपने लिए एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेंगे, प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और बाकी का वही संभालेंगे। हो सकता है मुर्मू जी डिसलॉज हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी ना रहे, उसकी जगह साहब का पद हो कोई नया। जी राजीव जी। जी, हो सकता है, जो आप कह रही हैं, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। प्रशांत टंडन जी, लगता है आपको भी? जी, एक सेकेंड, नहीं, मुझे नहीं लगता इतना कि हाँ ये नारेबाजी करेंगे, आर्टिकल लिखवाएंगे विवेक देबरॉय टाइप से लोगों से, कुछ और ऐसे लोग आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। और ये जो एक नई पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए उसमें भी बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कानून के तहत काम करता है राजीव जी, और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, वो उसको कानून के तहत लागू करता है। ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, अच्छा वो पार्लियामेंट के पास कानून है, पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए कानून है। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गजट करके आप एक अफसर को बना दोगे CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक आपने नया थाना बना दिया, लेकिन वो कानून का जो मैंडेट है वो नहीं है उसके पास। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो कानून का मैंडेट डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे रहा है, वो कानून में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 50 अगर PMYL का देखेंगे तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या उसके अफसर को दे रहा है। अब संजय कुमार मिश्रा अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट नहीं रहेंगे, डायरेक्टर नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक आप नया थाना बना देंगे, तो वो उसको कानूनी अख्तियार कितना होंगे, इस पर ये बड़ा डिबेटेबल इशू है राजीव जी। तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजें। बाकी जो शकील जी कह रहे थे वो बात बहुत पते की है, और उसमें मनरेगा ही नहीं, मनरेगा के तो दुश्मन है ही। और मनरेगा के दुश्मन क्यों है? मनरेगा के दुश्मन इस वजह से हैं क्योंकि मनरेगा ने वो काम किया है राजीव जी जो आरक्षण नहीं कर पाया। आरक्षण में नौकरियां किसको मिलती थी?
जो कम से कम 8वां पास हो, 10वां पास हो, कम से कम। और वो नौकरियां वहां नहीं थी जहां वो रहता है। नौकरी तहसील में थी, ब्लॉक में थी, जिला में थी, दूसरे शहरों में थी। जहां वो रहता है वहीं उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार दी, वहीं उसको मोटरसाइकिल दिला दी, मोबाइल फोन दिला दिए। ये आंखों में मिर्च लगने वाली बात है। और उसने पूरे केवल मनरेगा नहीं, पूरे लेबर जो गांव का श्रमिक है, पूरे मार्केट को जो शोषण था उसको खत्म कर दिया। तो एक दूसरी बात यह कि एक काम जो और मोदी जी भविष्यवाणी में अभी से कर दूं इसकी, कि जो बिहार का जातिवार सर्वेक्षण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एफिडेविट की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइए हम स्टे नहीं करेंगे। मैं आपको राजीव जी कह रहा हूं कि बिहार के जातिवार जनगणना को मोदी जी किसी भी कीमत पे रोकेंगे, किसी भी कीमत पे। और मतलब वो हो सकता है कि राजनीतिक बदनामी तक ले लें। प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, भले ही वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए। जातिवार जनगणना को वो नहीं आने देंगे, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है राजीव जी। दो बातें जो एक अभी आज आप जो बात कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना को किसी भी हाल में मोदी जी आने नहीं देंगे, और इससे पहले बात आपकी ही थी और तमाम साथी कह भी रहे हैं अब और हम देख भी रहे हैं कि किसी भी